अस्सलाम वालेकुम सलाम। चलो अपने आप
अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान, Yes, sir. मोहम्मद उमर 004, Yes, sir, present. सर अतीकुर रहमान की हो गई है। जी अतीकुर रहमान लगा दिए। ओके। उजैर उस्मान, आयशा अरशद, मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद शोएब खान, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है शोएब। वसिया नौरीन, वसिया नौरीन, आमना जावेद, सवा दो, आमना जावेद, अक्सा, Present, sir. लाइबा नसीर, जी सर। राबिया नजर, Present, sir. जुनैरा जावेद, जुनैरा जावेद, बिस्मा तनवीर, Present, sir. शहबाज अहमद, Yes, sir. ज़ारा फारूक, ज़ुहैब इसलिए इसके लैब को सिलेक्ट किया है। Sir, Amna Javed, present. एक मिनट आमना, मैं बाद में दोबारा लगा देता हूँ। जरमीन Okay, अकमल, Sir, मेरी भी Yes, sir. Yes, sir. Zarmeen Akmal present. अरीबा, सैयदा फातिमा वाजिद, मुनीबा उस्मान, उमर फारूक, माहम एजाज, माहम एजाज, कलसूम एजाज, Present, sir.
एमन यासीन, Present. मोहम्मद उमर 94, मरियम जारिफ, Yes, sir. अरिया लियास, Present, sir. मोहम्मद हसीब शाहिद, मोहम्मद हसीब शाहिद, निदा नदीम, Present, sir. आयशा ताहिर, Present, sir. मोहम्मद कासिम, Present, sir. मोहम्मद जोहेब खालिद, उजैर उस्मान, Present, sir. उजैर उस्मान, आयशा अरशद, मोहम्मद उमर फारूक, वोसिया नारीन, Ji, sir. Present. आमना जावेद, Present, sir. जुनैरा जावेद, जारा फारूक, अरीबा, सैयदा फातिमा वाजिद, मुनीबा उस्मान, Present, sir. महम एजाज, Present, sir. मोहम्मद उमर 94, मोहम्मद हसीब शाहिद, और जो आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट करना है उसमें आप लोगों ने कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन सीखनी है। पहले आप लोगों ने एसिड बेस टाइट्रेशन सीखी है, इसके साथ आयोडोमेट्री टाइट्रेशन की है। आज आप लोगों ने कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन यूज़ करनी है और उसके ज़रिए आप लोगों ने कंसंट्रेशन अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन या अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करनी है। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन के लाजमी है कि आप लोगों ने कम्प्लेक्सिंग एजेंट या लिगेंड जो है वो यूज़ करना है। अब लिगेंड क्या होता है? हर वो स्पीशीज जो एक या एक मेटल करने की कैपेसिटी रखती है उसको हम कहते हैं लिगेंड। ज़हब आपके अटेंडेंस लगा दिए। सर लिगेंड एक बार दोबारा बता दें। लिगेंड हर वो स्पीशी जो लोन पेयर डोनेट कर सकती है उसको हम लिगेंड कहते हैं।
वो स्पीशी जो एक लोन पेयर डोनेट करती है उसको हम मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं, और वो स्पीशी जो दो लोन पेयर डोनेट कर सकती है उसको हम बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। जिस तरह अमोनिया मालिक्यूल जो है वो एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो हम इसको मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल जो है वो भी एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो उसको भी और जिस वक्त आप लोग देखते हो ऑक्सालिक एसिड को, तो ऑक्सालिक एसिड के पास दो लोन पेयर होते हैं। तो इस तरह की स्पीशी जो दो लोन पेयर को डोनेट कर सकती है उसको हम कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। इसी तरह ऐसी स्पीशी जो तीन लोन पेयर डोनेट कर सकती है उसको हम ट्राइडेंटेट लिगेंड कहते हैं, और वो स्पीशी जो तीन से ज़्यादा लोन पेयर को डोनेट करती है उसको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। जो स्पीशी जितने लोन पेयर डोनेट करती है, ये तो आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री में काउंटिंग जो है वो मोनो बाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टैक ऑक्टा नोना, इस तरह आप लोग काउंटिंग जो है वो करना है। कि जो जितने लोन पेयर डोनेट करेगा उसके लिए वही काउंटिंग में केमिस्ट्री में जो मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा काउंटिंग हम यूज़ करते हैं वो वर्ड यूज़ करना है, और लास्ट में आप लोगों ने डेंटेट का वर्ड यूज़ करना है। डेंटेट मीन के वो दे सकती है। कम्प्लेक्सोमीट्री टाइट्रेशन में आप लोग एरियोक्रोम EDTA यूज़ करते हो, और EDTA जो है वो अब्रीविएशन है इथाइलिन डाई अमाइन टेट्राएस्टिक एसिड की, और इसकी स्ट्रक्चर ये है जो आप लोगों के पास सामने नज़र आ रही है। इसमें आप लोगों के पास 6 साइट्स होती हैं जिस साइड से ये कंपाउंड लोन पेयर को डोनेट कर सकते। EDTA में आप लोगों के पास 6 साइट्स होती हैं जिस साइड से ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। एक आप लोगों के पास ये नाइट्रोजन एटम है, इसके पास लोन पेयर है, इसका मतलब है कि EDTA इधर से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। इसके साथ ये नाइट्रोजन है जिस साइड से EDTA लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। इसके साथ ये ऑक्सीजन है जिसके ज़रिए ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये ऑक्सीजन है जिससे ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये ऑक्सीजन है जिससे ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और ये ऑक्सीजन है जिसमें से ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसका मतलब है कि EDTA जो है वो 6 एटम की पोजीशन से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, और ऐसा लिगेंड जो दो या दो से ज्यादा लोन पेयर को एक ही मेटल को डोनेट करता है उसको हम कहते हैं चिलेटिंग एजेंट। ऐसा लिगेंड जो दो या दो से ज्यादा लोन पेयर को एक ही मेटल को डोनेट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उस लिगेंड को हम चिलेटिंग एजेंट कहते हैं, और इस प्रोसेस को जिसमें वो कॉम्प्लेक्स बनाता है उसको हम कहते हैं चिलेशन। अब जिस तरह ये आप लोगों के पास EDTA है, EDTA में 6 साइट्स हैं जहां से ये लोन पेयर को डोनेट करता है, और ये एक ही मेटल को अगर डोनेट करता है 6 साइड से लोन पेयर को, तो उस कंडीशन में ये चिलेशन का रोल प्ले करता है, ये चिलेशन बनाता है।
लिगेंड में और चिलेटिंग एजेंट में ये डिफरेंस है कि लिगेंड में आप लोगों के पास मोनोडेंटेट लिगेंड भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा लोन पेयर डोनेट करने वाले भी लिगेंड हो सकते हैं। ठीक है, चिलेटिंग एजेंट के लिए स्पेसिफिक है कि वो 2 या 2 से ज़्यादा लोन पेयर को एक ही मेटल को डोनेट करे। लिगेंड जो है बेसिकली चिलेटिंग एजेंट जो हैं वो लिगेंड की ही फर्दर टाइप है। चिलेटिंग एजेंट को लिगेंड को हम चिलेटिंग एजेंट कह सकते हैं, या ये कह सकते हो कि हर चिलेटिंग एजेंट जो है वो लिगेंड होता है, लेकिन हर लिगेंड चिलेटिंग एजेंट नहीं होता, क्योंकि चिलेटिंग एजेंट के लिए कंपलसरी है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोन पेयर को एक ही मॉलिक्यूल एक ही मेटल आयन को डोनेट करे। अगर वो 2 से कम लोन पेयर को डोनेट करेगा तो इसका मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन चिलेटिंग एजेंट के तौर पर चिलेशन नहीं बनाएगा, चिलेशन शो नहीं करेगा। और जिस वक्त कंपाउंड या लिगेंड जो है चिलेशन शो करता है वो लिगेंड की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होता है। वो वाला लिगेंड जो चिलेशन शो करता है उस लिगेंड से ज़्यादा स्टेबल होता है जो चिलेशन की निस्बत कम लोन पेयर को डोनेट करता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अमोनिया एक आप लोगों के पास लिगेंड है, दूसरा आप लोगों के पास EDTA का लिगेंड है, और इसको आप लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में यूज़ कर रहे हो, या सपोज जो है मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, तो इसके नतीजे में कौन सा लिगेंड स्पीड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कौन सा स्लो जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो आप लोगों ने सबसे पहला काम ये चेक करना होता है कि कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वाला जो प्रोडक्ट है वो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो वो वाले स्पीशी जो चिलेशन बनाती है, जो लिगेंड चिलेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा, वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, और वो वाला लिगेंड जो चिलेशन नहीं करता, सिर्फ सिंपल कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो कम स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। जिस वक्त EDTA और अमोनिया आयन में हम कंपेयर करते हैं तो इस कंडीशन में EDTA जो है वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है एज कंपेयर टू अमोनिया। इसके साथ जिस वक्त हम कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं तो उस कंडीशन में pH का भी काफ़ी रोल होता है कि आप लोग कॉम्प्लेक्सेशन के दौरान सॉल्यूशन की pH को <7 या एसिडिक मीडियम यूज़ करते हो, या बेसिक मीडियम यूज़ करते हो, या न्यूट्रल मीडियम यूज़ करते हो। अगर आप लोग एसिडिक मीडियम यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में एसिडिक मीडियम का मतलब है कि आप लोगों ने सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन ऐड किए हुए हैं, और जिस वक्त आप लोगों ने प्रोटॉन ऐड किए हुए हैं इसका मतलब है कि ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं ये प्रोटॉन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बना देते हैं, और जिस वक्त ये प्रोटॉन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बनाएंगे तो उस कंडीशन में इस नाइट्रोजन पर भी प्लस चार्ज होगा और इस नाइट्रोजन पर भी प्लस चार्ज होगा, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एज इट इज फॉर्म में मौजूद होगा। और जिस वक्त हम इस EDTA को एसिडिक मीडियम में यूज़ करते हैं तो इस कंडीशन में आप लोगों के पास सिर्फ 4 साइड्स बाकी बचती हैं जिस साइड से EDTA कॉम्प्लेक्स बना सकता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे वो EDTA ने प्रोटॉन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ कर लिए हैं, और जिस वक्त वो लोन पेयर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ हो जाते हैं
तो नाइट्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर बाकी नहीं बचता। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग एसिडिक मीडियम यूज करते हो तो उस कंडीशन में EDTA जो है वो टेट्राडेंटेट लिगेंड के तौर पर एक्ट करता है, यानी कि वो 4 लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो अगर आप लोग EDTA को न्यूट्रल फॉर्म में यूज करते हो तो उस कंडीशन में EDTA जो है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड के तौर पर एक्ट करता है। न्यूट्रल फॉर्म में EDTA 6 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसके बाद अगर आप लोग सॉल्यूशन के pH को या सॉल्यूशन को बेसिक मीडियम में यूज करते हो तो उस कंडीशन में ये वाले जो प्रोटॉन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। कि यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, इधर ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा और इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। और उसके बाद आप लोग मेटल के साथ इसके कंप्लेक्सेशन करते हो और उस कंडीशन में भी लिगेंड जो है या EDTA जो है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड के तौर पर ही एक्ट करता है। इसका मतलब है कि जिस वक्त हम सॉल्यूशन की pH को चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में कॉम्प्लेक्स बनाने की जो एबिलिटी होती है वो भी डिफरेंट या वेरी करती है। मोस्टली जब भी हम EDTA को यूज करते हैं तो हम बेसिक मीडियम यूज करते हैं, एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिस वक्त आप लोग बेसिक मीडियम यूज करते हो तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा और इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। और ये आप लोगों को पता है कि जिस वक्त एटम के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं वही ज्यादा स्पीड के साथ लोन पेयर को डोनेट कर सकता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम। नेगेटिव ऑक्सीजन एटम ज्यादा पावर के साथ लोन पेयर को डोनेट करेगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम। और जो जितनी पावर के साथ लोन पेयर को डोनेट करेगा इसका मतलब है वो इतना ही ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट या फास्ट प्रोडक्ट बनाएगा, उतनी ही स्पीड के साथ कॉम्प्लेक्सेशन शो करेगा। इसका मतलब है कि जिस वक्त हम बेसिक मीडियम यूज करते हैं तो उस कंडीशन में कॉम्प्लेक्सेशन स्पीड के साथ होती है, और जिस वक्त एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल फॉर्म में लिगेंड को यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास स्लो कॉम्प्लेक्सेशन होती है। इसके साथ आज का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोग इंडिकेटर भी यूज करते हो, और इंडिकेटर जो आप लोगों ने यूज करने हैं वो एरियोक्रोम ब्लैक टी और सोलोक्रोम ब्लैक 6B है। एरियोक्रोम ब्लैक टी जो है वो ये आप लोगों के पास स्ट्रक्चर जो नज़र आ रही है जिसमें ये नाइट्रो ग्रुप नहीं है, ये असल में जिस वक्त PDF फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो उस कंडीशन में ये स्ट्रक्चर जो है वो ओवरलैप हो गई है। जैसे ये कलर्ड पोर्शन जो है वो EDTA की स्ट्रक्चर है जिसमें ये नाइट्रो ग्रुप मौजूद नहीं है, और ये वाले ऊपर वाले जो OH ग्रुप हैं वो भी उसके अंदर मौजूद नहीं है स्ट्रक्चर के अंदर। और इसके साथ ये डबल बॉन्ड जो है इसकी पोजीशन यहाँ पर है, इस जगह पर नहीं है। ये आप लोगों का लैब मैनुअल जो है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये करेक्शन कर लें। ये डबल बॉन्ड जो है जो बेंजीन और इस कार्बन के साथ अटैच है, ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर मौजूद है। ये आप लोगों ने इसको ख़त्म कर देना है, डबल बॉन्ड को यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही लिखना है और यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड कर देना है। और ये स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों के पास एरियोक्रोम ब्लैक टी की होगी जो कि आप लोगों ने इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करना है। इसी तरह दूसरा इंडिकेटर जो आप लोगों ने यूज़ करना है वो है सोलोक्रोम ब्लैक 6B।
जिसमें ये वाले पूरी स्ट्रक्चर इसी तरह है, जस्ट यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज है जिस तरह एरियोक्रोम ब्लैक टी की है। और ये भी आप लोगों के पास लिगेंड के तौर पर यूज होते हैं। ये इंडिकेटर जो है ये भी कॉम्प्लेक्सेशन शो करते हैं मेटल के साथ। जो आप लोग मेटल जिसकी आप लोग कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हो उसके साथ ये इंडिकेटर जो हैं ये भी कॉम्प्लेक्सेशन शो करते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों के पास ये वाली साइट है जिस साइड से ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, ये नाइट्रोजन है जिस साइड से ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये नाइट्रोजन है जहां से ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, और ये ऑक्सीजन है जहां से ये एरियोक्रोम ब्लैक टी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। अब इसका मतलब है कि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर 4 साइट्स मौजूद हैं जहां से ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, और इस कंडीशन में एरियोक्रोम ब्लैक टी यानी कि इंडिकेटर जो है वो 4 लोन पेयर को एक ही मेटल को डोनेट करेगा। इसका मतलब है कि एरियोक्रोम ब्लैक टी जो है वो टेट्राडेंटेट लिगेंड की एग्जाम्पल है, क्योंकि ये 4 लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, इसलिए हम इसको टेट्राडेंटेट लिगेंड कह सकते हैं। इसी तरह हम ईबी सोलोक्रोम ब्लैक 6b को यूज करते हैं, उसमें और इसमें एरियोक्रोम ब्लैक टी में जस्ट यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस है। जिस वक्त यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग स्पीशी होता है, यानी कि ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जिस वक्त नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगी तो उस कंडीशन में इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। जिस वक्त इस रिंग के बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो ये बेंजीन रिंग इस वाली बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जिस वक्त ये बेंजीन रिंग इस बेंजीन रिंग से ये वाली बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। जिस वक्त इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो ये जो है नाइट्रोजन वाली साइड से या ऑक्सीजन वाली साइड से लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जिस वक्त ये इस ऑक्सीजन से लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजन इतनी पावर के साथ इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर को ट्रांजिशन मेटल एटम को डोनेट नहीं करता जितनी पावर के साथ ये न्यूट्रल फॉर्म में लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। जितनी पावर के साथ ये उस वक्त करेगा जिस वक्त यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अटैच नहीं होगा, और इसी वजह से ये EBT की फॉर्म में जिस वक्त नाइट्रो ग्रुप अटैच नहीं है तो उसके कंडीशन में ये ज़्यादा पावर के साथ लोन पेयर को डोनेट करेगा, और जिस वक्त इसके साथ हम नाइट्रो ग्रुप अटैच करते हैं तो उस कंडीशन में ये इतनी पावर के साथ लोन पेयर को डोनेट नहीं करता, और उस कंडीशन में इसी बेस पर हम इसको डिफरेंट आयन के साथ कॉम्प्लेक्सेशन में या डिफरेंशिएट करने में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। जिस वक्त हम जिंक आयन को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम EBT एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यूज़ करते हैं, लेकिन जिस वक्त हम मैग्नीशियम आयन यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में हम सोलोक्रोम ब्लैक 6b इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। आज का जो एक्सपेरिमेंट है इसमें आप लोगों ने जिंक आयन और मैग्नीशियम आयन को यूज़ करना है, और यूज़ करने के साथ आप लोगों ने EDTA की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। इसमें पहला मेथड कि जिस वक्त आप लोगों ने जिंक आयन के ज़रिए EDTA की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है,
इस कंडीशन में आप लोगों ने जिंक आयन को टाइट्रेटिंग फ्लास्क के अंदर ऐड करना है। आप लोगों के पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फॉर्म में मिलेगा, उसमें से आप लोग 10 ml जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हो और उसके बाद आप लोग उसमें 2 या 3 ml बफर सॉल्यूशन जिसकी pH 10 होगी वो ऐड करते हो। अब बफर बेसिक बफर यूज करना है, एसिडिक बफर यूज नहीं करना। अब यहाँ पर हम आमना जावेद, जी सर। यहाँ पर हम बेसिक बफर यूज कर रहे हैं, एसिडिक बफर यूज क्यों नहीं कर रहे? सर बेसिक हम क्यों नहीं यूज कर रहे? एक सेकेंड। क्योंकि सर बेसिक जो है वो ज्यादा फास्ट इसे करेगा, बेसिक बफर इस प्रोसेस को। जी अरिहा। सर मेरा भी सेम आंसर। सेम आंसर, बिल्कुल ठीक है। बेसिक कंडीशन में लिगेंड जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि बेसिक कंडीशन में ये OH ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह EDTA जो है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कार्बोक्सिलेट आयन यानी कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस वक्त ऑक्सीजन नेगेटिव फॉर्म में होगा तो उस कंडीशन में वो ज़्यादा पावर के साथ, ज़्यादा फोर्स के साथ कॉम्प्लेक्सेशन शो करेगा। और इसी वजह से हम बेसिक मीडियम यूज करते हैं ताकि कॉम्प्लेक्सेशन जो है वो स्पीड के साथ हो और आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जल्दी से आ जाए और अच्छा है। क्योंकि आप लोगों ने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया 10 ml, उसमें आप लोगों ने बफर सॉल्यूशन ऐड कर दिया है ताकि pH जो है वो बेसिक मीडियम की तरफ कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद आप लोग 2 या 3 ड्रॉप इंडिकेटर का यूज़ करते हो और जिंक आयन के लिए आप लोग एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यूज़ करोगे। ब्यूरेट में आप लोगों ने EDTA के सॉल्यूशन को फिल करना है। इसके बाद आप लोगों ने टाइट्रेटिंग फ्लास्क में ब्यूरेट से EDTA ऐड करते जाना है और उस वक्त तक ऐड करना है जिस वक्त तक आप लोगों के पास ब्लू या स्काई ब्लू कलर अपीयर नहीं होता। जिस वक्त आप लोगों के पास स्काई ब्लू कलर अपीयर होगा, इसका मतलब है कि आप लोगों का कंपाउंड या टाइट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इनिशियल कलर जो है इसका वाइन रेड होगा, इसके बाद इसका एंड पॉइंट जो है वो स्काई ब्लू होगा। इसी तरह आप लोगों ने इसको 3 मरतबा रिपीट करना है एक्सपेरिमेंट को और आप लोगों ने 3 रीडिंग जो है वो कैलकुलेट कर देनी है। इसके बाद आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन करनी है जिसमें आप लोगों ने फार्मूला यूज करना है M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2। आप लोगों ने EDTA की मोलैरिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। EDTA का वॉल्यूम आप लोगों ने ब्यूरेट रीडिंग से नोट करना है। जो भी आप लोगों के पास ब्यूरेट रीडिंग का वॉल्यूम आया है वही आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। N1 EDTA का नंबर ऑफ मोल्स हैं और इसकी क्वांटिटी जो है वो 1 है। जिंक सल्फेट की मोलैरिटी 0.05 है, वो गिवन है। और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन आप लोगों ने 10 ml यूज किया है और जिंक आयन या जिंक सल्फेट का नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 1 है। आप लोगों के पास टोटल वैल्यू गिवन है, जस्ट आप लोगों के पास ये ब्यूरेट रीडिंग जो है वो अननोन है। तो ये जिस वक्त आप लोग टाइट्रेट करवाते हो, टाइट्रेट करवाने के बाद जो भी ब्यूरेट रीडिंग आएगी उस वैल्यू को इसमें पुट करना है और आप लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो इस तरह आप लोगों के पास EDTA की कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी।
ये उस कंडीशन में है जिस वक्त आप लोग जिंक आयन को यूज कर रहे हो और उसको यूज करके आप लोग EDTA की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हो। अगर आप लोगों के पास मैग्नीशियम आयन हो तो उसके जरिए भी हम जो EDTA है उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड बिल्कुल सेम इसी तरह है, जस्ट डिफरेंस ये है कि पहले में आप लोगों ने जिंक आयन के सॉल्यूशन में आप लोगों ने एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यूज किया था, लेकिन मैग्नीशियम आयन में आप लोगों ने सोलोक्रोम ब्लैक 6B इंडिकेटर यूज करना है। इस टाइट्रेशन में आप लोगों ने 10 ml मैग्नीशियम आयन का सॉल्यूशन लेना है और उसमें आप लोगों ने 2-3 ml जो है वो बफर सॉल्यूशन ऐड करना है। इसके बाद आप लोगों ने 2-3 ड्रॉप जो हैं वो इंडिकेटर के ऐड करने हैं और आप लोगों ने EDTA को ब्यूरेट के अंदर फिल करना है। EDTA को फिर आप लोगों ने टाइट्रेटिंग फ्लास्क में ड्रॉप वाइज ऐड करना है और उस वक्त तक ऐड करना है जिस वक्त तक आप लोगों के पास कलर जो है वो स्काई ब्लू अपीयर नहीं होता। जिस वक्त आप लोगों के पास स्काई ब्लू कलर अपीयर होगा इसका मतलब है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने की इंडिकेशन जो है वो स्काई ब्लू कलर है। इसके बाद फिर आप लोगों ने इसका वॉल्यूम जो है EDTA का कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों ने दोबारा से वही इक्वेशन यूज करनी है, M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2 और इसके ज़रिए आप लोगों ने EDTA की कंसंट्रेशन मोलैरिटी जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। EDTA की मोलैरिटी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। EDTA का वॉल्यूम आप लोगों को ब्यूरेट रीडिंग से हासिल होगा। EDTA का नंबर ऑफ मोल्स 1 है। मैग्नीशियम आयन की मोलैरिटी जो है वो 0.05 है। आप लोगों ने मैग्नीशियम आयन का सॉल्यूशन जो है वो 10 ml यूज किया है और इसके नंबर ऑफ मोल जो है वो 1 है। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे उसके बाद आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है तो आप लोगों के पास EDTA की मोलैरिटी जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद आप लोग ये देखोगे कि इनकी दोनों की कंसंट्रेशन जो है मोलैरिटी जो है EDTA की, जिस वक्त आप लोगों ने जिंक आयन को यूज किया है या मैग्नीशियम आयन को यूज किया है तो उस कंडीशन में इसकी मोलैरिटी जो है वो ऑलमोस्ट सेम हासिल होगी, जो इंडिकेट करती है कि जिस वक्त आप लोग मैग्नीशियम आयन यूज करते हो या जिंक आयन यूज करते हो तो आप लोग आसानी से EDTA की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हो और यही आप लोगों ने रिजल्ट में लिखना है कि जिस वक्त आप लोग डिफरेंट आयन को यूज करते हो तो उसकी बेस पर आप लोग EDTA की कंसंट्रेशन यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। या ये भी आप लोग कर सकते हो कि अगर आप लोगों के पास EDTA की मोलैरिटी या कंसंट्रेशन नाउन हो तो उसकी बेस पर आप लोग मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास EDTA की कंसंट्रेशन नाउन हो तो उस कंडीशन में हम जिंक आयन की कंसंट्रेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं अगर हम नाउन कंसंट्रेशन का EDTA का सॉल्यूशन यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हम डिफरेंट आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरह कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, क्योंकि कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन जो है वो वाटर के पोल्यूटेंट के बेसिक सोर्स हैं और वो सॉल्यूशन वाटर जिसमें आप लोगों के पास कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन मौजूद होते हैं उनको हम हार्ड वाटर कहते हैं और हार्ड वाटर के काफ़ी नुकसान हैं। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम EDTA यूज़ करते हैं कि हमें पता चल जाए कि वाकई जो वाटर है वो हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है। EDTA के साथ टाइट्रेशन के बाद आप लोगों को ये पता चल जाता है कि सॉल्यूशन के अंदर कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन मौजूद हैं या नहीं है।
और अगर हैं तो उनकी क्वांटिटी कितनी है, और वो हम इस कम्प्लेक्सोमीट्री टाइट्रेशन की बेस पर ही बताते हैं कि आप लोगों का सॉल्यूशन के अंदर, आप लोगों का वाटर सैंपल के अंदर मैग्नीशियम आयन या कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि वाटर की हार्डनेस भी ज़्यादा होगी, और अगर इनकी कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब है कि वाटर की हार्डनेस कम होगी। और अगर उसमें मैग्नीशियम आयन या कैल्शियम आयन की क्वांटिटी नहीं होगी वाटर में, तो हम कहेंगे वाटर जो है वो सॉफ्ट वाटर है। इसका मतलब है कि कैल्शियम, जी मनीबा, सर जो हार्ड वाटर होता है उसका कोई तो यूज होगा ना, मतलब क्या फंक्शन होता है उसका, कहीं पे यूज होता है कि नहीं? उसका नुकसान है। ये जो आप लोग कपड़े वगैरह धोते हो तो उस कंडीशन में सोप या साबुन वगैरह जो इस्तेमाल करते हो, यस भारी सर। हार्ड वाटर की वजह से जो आप लोगों के पास बबल्स यानी कि नज़र आते हैं, यानी कि जो आप लोग कपड़ों को वॉश करते हो उनमें सफाई इतनी ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि आप लोगों के सोप या डिटर्जेंट ने पहले मैग्नीशियम आयन या कैल्शियम आयन के साथ रिएक्शन करना है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास डिटर्जेंट बचता है तो वो आप लोगों को वॉशिंग के लिए यूज होगा। इसका मतलब है कि अगर भारी पानी आप लोग यूज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के सोप और डिटर्जेंट की क्वांटिटी ज़्यादा यूज होती है, और इसके साथ जिस वक्त आप लोग उस पानी को सब्जी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो तो उस कंडीशन में भी नुकसान होता है। जी हसीब, सर मैंने पूछा था कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये आयनिक फॉर्म में होगा हार्ड वाटर में या कंपाउंड की फॉर्म में होगा? ये आयनिक फॉर्म में होंगे, क्योंकि मोस्टली आप लोगों के पास ये जो आयन है ये न्यूट्रल फॉर्म में या इस तरह नहीं होते हैं, ये मोस्टली आयन की फॉर्म में मौजूद होते हैं, क्योंकि साल्ट जो है आप लोगों को पता है वाटर के अंदर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह आप लोग सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में नहीं होता, वो सोडियम आयन की फॉर्म में होता है और इसके साथ क्लोराइड आयन की फॉर्म में होता है। इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट को आप लोगों जिस वक्त वाटर के अंदर ऐड करते हो तो ये जो है आप लोगों के पास मैग्नीशियम आयन और सल्फेट आयन की फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, ये जो आयनिक कंपाउंड हैं ये वाटर के अंदर आयन्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और जिस वक्त आप लोग डिटर्जेंट जो आप लोग यूज़ करते हो, डिटर्जेंट या सोप वगैरह इस्तेमाल करते हो, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट वो होता है जो वाटर रिपेलेंट होता है, यानी कि नॉन पोलर पार्ट होता है, और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है जो वाटर अट्रैक्टिव पार्ट होता है। वाटर अट्रैक्टिव पार्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से होता है, और वाटर रिपेलेंट पार्ट जो है वो अल्काइल ग्रुप की वजह से होता है, जिसमें जो है प्रोपाइल हेक्सेन वगैरह जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और जिस वक्त आप लोगों के पास सोप या डिटर्जेंट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा तो उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने इसके साथ आयंस के साथ कम्प्लेक्सेशन करनी है, और जिस वक्त वो कम्प्लेक्सेशन में यूज हो जाता है तो उस कंडीशन में वो आप लोगों के जो कपड़ों पर दाग लगे होते हैं जिनकी वजह से आप लोग वॉशिंग करते हो उनको रिमूव करने के लिए यूज नहीं होते, पहले वो आयन के साथ कम्प्लेक्सेशन बनाते हैं, कम्प्लेक्सेशन करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का जो मटेरियल है सोप या डिटर्जेंट या साबुन वगैरह जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा यूज होती है। इसका मतलब है कि हार्ड वाटर का नुकसान है, फायदा नहीं है, और उसकी आइडेंटिफिकेशन हम कम्प्लेक्सोमीट्री टाइट्रेशन के जरिए करते हैं।
इसमें से अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसके टाइट्रेशन का जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप लोगों के पास टाइट्रेशन है जिसमें आप लोगों ने ये इनिशियल सॉल्यूशन है जिसमें आप लोगों ने 10 ml जो है वो कैल्शियम आयन के सॉल्यूशन को ऐड किया है। उसके बाद आप लोग इसमें बफर सॉल्यूशन ऐड करते हो। इसके बाद आप लोग इसमें एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यूज करते हो। यूज करने के बाद आप लोग इसके अंदर आप लोगों के पास ये टाइट्रेटिंग फ्लास्क है। इसमें आप लोगों ने 10 ml सैंपल सॉल्यूशन ऐड किया है। ऐड करने के बाद ये जो है वो बफर सॉल्यूशन है जिसको आप लोग ऐड करोगे, जिसकी वजह से आप लोगों का सॉल्यूशन का मीडियम जो है वो बेसिक मीडियम होगा। इसके बाद आप लोग इसमें ये इंडिकेटर है, जिस वक्त आप लोग इसमें इंडिकेटर को यूज ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में इसका कलर जो है वो वाइन रेड शिफ्ट हो जाता है। और इसके बाद आप लोगों ने इसको टाइट्रेशन करवानी है EDTA के सॉल्यूशन के साथ। EDTA का सर सॉल्यूशन इंडिकेटर कौन सा यूज किया है? एरियोक्रोम ब्लैक टी। और आप लोगों ने EDTA को टाइट्रेटिंग फ्लास्क के अंदर ऐड किया हुआ है। इसके बाद आप लोगों ने ब्यूरेट से EDTA को ऐड करना है और उस वक्त तक ऐड करना है जिस वक्त तक इसका कलर जो है वो वाइन रेड से स्काई ब्लू में शिफ्ट नहीं होता। जिस वक्त ये वाइन रेड से स्काई ब्लू में शिफ्ट होगा वो आप लोगों का एंड पॉइंट है। आप लोगों ने ड्रॉप वाइज इसमें एडिशन करना है, उस वक्त तक ऐड करना है जिस वक्त तक इसका कलर जो है वो स्काई ब्लू नहीं होता। ये देखें अभी तक वाइन रेड कलर जो है वो स्काई ब्लू में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो वो मजीद ऐड करता जा रहा है। इसीलिए आप लोगों ने भी उस वक्त तक एडिशन करनी है जिस वक्त तक इसका कलर जो है वाइन रेड से स्काई ब्लू में शिफ्ट नहीं होता। तो ये आप लोगों के पास वाइन रेड से स्काई ब्लू में शिफ्ट हो गया है और यही इसका एंड पॉइंट है। इसके बाद देखें इसमें यानी कि शेयर किया हुआ है कि इनिशियल कलर क्या था और एंड पॉइंट क्या था। ये आप लोगों के पास वो सॉल्यूशन है जो आप लोगों ने इनिशियल में यूज किया था। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोगों ने इंडिकेटर ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन यूज किया था उसका ये कलर था वाइन रेड। और जिस वक्त आप लोग ब्यूरेट रीडिंग से EDTA ऐड करते हो, ऐड करने के बाद ये वाइन रेड कलर जो है वो इस तरह के स्काई ब्लू कलर में शिफ्ट हो जाता है। और जिस वक्त ये कलर स्काई ब्लू में कन्वर्ट होगा वही आप लोगों का एंड पॉइंट होगा। और उस कंडीशन में जिस वक्त स्काई ब्लू कलर अपीयर होगा उस वक्त आप लोगों ने वॉल्यूम EDTA का नोट कर लेना है। और इसी तरह आप लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को 3 मरतबा रिपीट करना है और रिपीट करने के बाद आप लोगों के पास जो वैल्यू हासिल होगी, जो वॉल्यूम आप लोगों का हासिल होगा उसका आप लोगों ने मीन कैलकुलेट कर लेना है। और मीन कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों के पास जो इक्वेशन है M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2, उसमें आप लोगों ने EDTA का वॉल्यूम जो है वो पुट कर देना है क्योंकि बाकी वैल्यू आप लोगों के पास नाउन है, इसकी मोलैरिटी भी आप लोगों के पास नाउन है, इसका वॉल्यूम भी आप लोगों के पास नाउन है, इसका नंबर ऑफ मोल्स भी आप लोगों के पास नाउन है, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों के पास नाउन है। और ये वाली वैल्यू आप लोगों के पास ब्यूरेट रीडिंग से हासिल होगी।
और जिस वक्त आप लोग इसमें मेजॉरिटी रीडिंग को ऐड करोगे तो आप लोगों के पास EDTA की मोलैरिटी जो है वो हासिल हो जाएगी। बिल्कुल सेम इसी तरह आप लोगों ने दूसरे सॉल्यूशन के लिए भी इसी तरह करना है, और उसमें इनिशियल कलर और एंड पॉइंट भी बिल्कुल सेम इसी तरह का होगा कि इनिशियल पॉइंट जो है वो वाइन रेड ही होगा और एंड पॉइंट भी स्काई ब्लू ही हासिल होगा। प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, जस्ट डिफरेंस जो है वो इंडिकेटर का है, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम एक जैसी ही है। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने बाद में ज्वाइन किया है तो वो अपनी अटेंडेंस लगवा सकता है। जी हमने जावेद कुछ पूछना है? जी सर, मैंने पूछना था कि वो जो आपने ये इंडिकेटर वाला मतलब समझाया है ब्लैक टी वाला, इसमें वो रिंग के अंदर लोन पे कैसे मतलब वाला वो मुझे थोड़ा सा बता दो, उसकी समझ नहीं आई। रिंग के अंदर? हाँ जी, वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है 2 डिफरेंट, जिसमें NO2 का चेंज है कि एक में है और एक में नहीं। ये वाला? जी सर। ये मैंने एक तो ये बात बताई है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड है। दूसरी बात मैंने ये बताई है कि जिस बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप स्पीशी होगी, या ये कह लो जिसके अंदर कोई ऐसा पर्सन अटैच होगा जिसकी कोशिश होगा पैसे को सेव करे, ज़ाया ना करे, तो उसने पैसों को स्टोर ही करना है, उसने पैसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करना है। इसी तरह नाइट्रो ग्रुप जो है उसकी कोशिश भी यही होती है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर आए लेकिन मैं लोन पेयर को दूं ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं जाते क्योंकि इसकी पावर जो है इलेक्ट्रॉन हासिल करने की ज़्यादा होती है। इस वजह से ये नाइट्रो ग्रुप इस बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। जिस वक्त ये नाइट्रो ग्रुप इस बेंजीन रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन को यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब है इस बेंजीन रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की स्लाइटली डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जिस वक्त इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है और इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मौजूद हैं, अब उसकी भी ये कोशिश होती है कि मैं भी इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं से हासिल कर सकूं। अब इस नाइट्रो ग्रुप से तो हासिल कर नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, उसने इलेक्ट्रॉन हमेशा विद ड्रा करने हैं, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करने। तो इसका मतलब है इसके बाद पास सिर्फ ये रिंग वाली ऑप्शन बचती है जो इसके साथ डायरेक्टली अटैच है, जिससे ये लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। और जिस वक्त ये रिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन की पहले इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई थी वो इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उस कंडीशन में इस रिंग के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। और जिस वक्त इस जी रिंग सर। के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो इसका मतलब है इसने भी इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं से हासिल करना है। तो इसके बाद ये वाली ऑप्शन बचती है और ये वाली ऑप्शन बचती है। इसका मतलब है कि ये रिंग फिर इधर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसका एग्जैक्ट पता चलता है जिस वक्त आप लोग इसको रेजोनेंस फॉर्म ड्रा करते हो। और ये रेजोनेंस के टॉपिक जो हैं वो आप लोगों ने PC3 में पढ़ने हैं, ठीक है।
कि किस तरह ओके सर। इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, जिसकी वजह से एक जगह पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है और दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है। सर हमने PC3 भी पढ़नी है? जी, आप लोगों ने PC3 भी पढ़नी है ओके सर। और उसमें ये वाली चीज़ें जो हैं वो भी पढ़नी हैं, और उसमें आप लोगों ने ये चीज़ें भी पढ़नी है कि कम्प्लेक्स का नाम किस तरह लिखते हैं। इसमें अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। और अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है, जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई, तो वो भी बता सकता है। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं। सर जी एक बात बताइएगा। जी गौसिया। सर ये प्रीवियस एक्सपेरिमेंट की और आज की भी रिकॉर्डिंग हमें मूडल पर मिलेगी सर? जी, आप लोगों को मूडल पर मिल जाएगी। ठीक है सर, वो आपने सर अपलोड नहीं ना की थी सर, तो इससे सर हसीब क्या कहा है? हसीब कहाँ सफर में हो? ठीक है हसीब, लगा दिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।